Hello students, we are going to start integrals. सबसे पहले हम ये जानेंगे what do we mean by integrals. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक छोटा सा आइडिया यहाँ पर देना चाहता हूँ कि एडिशन और इंटीग्रेशन में फ़र्क क्या है। ये बहुत ध्यान से आपको सीखना पड़ेगा कि एडिशन और इंटीग्रेशन में आपका डिफरेंस क्या है। अब मान लीजिए कि सपोज़ आप 30 में 5 ऐड करना चाहते हैं, तो यू ऑलरेडी नो कि 35 बनेगा, लेकिन 30 में 35 ऐड करने के लिए आप एक और मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे 30 में सबसे पहले आपने 0.01 ऐड किया तो आपको मिलता है 30.01। जब आपको 30.01 मिलता है तो आप 35 से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो अब आपको एक बार फिर से सपोज़ आप एक बार फिर से 0.01 इसमें ऐड कर रहे हैं। 30.01 प्लस 0.01 तो यू विल गेट 30.02। अब आप देखिए, अब आप ये सोचेंगे कि क्यों नहीं हम 35 काउंट करने के लिए 30 में 5 एकदम से ऐड कर देते हैं, क्यों हम ये कर रहे हैं? तो इसका एक रीज़न भी है, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो एक पर्टिकुलर लाइन आपके सामने है, इसके साथ एक बहुत छोटी सी लाइन एक और आप ले जा रहे हैं, एक और छोटी सी लाइन इससे पहले आपने ले ली। तो इस तरह से लाइंस को जब आप ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट समवॉट अ फिगर जो आपके लिए एक्वेंटेड होगी कि ये फिगर शायद ट्रायंगुलर शेप की है। लेकिन जब आप इस फिगर से इस लाइन से पहले एक और लाइन ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि इन दो लाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इन दो लाइन को जस्ट इक्वल कह सकते हैं। लेकिन फर्स्ट और लास्ट जो पार्ट है उसमें देखिए कितना डिफरेंस है। ये जो सबसे पहला पार्ट था ये था ये कि फर्स्ट और लास्ट पार्ट में डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन जब आप 30 में 0.01 और फिर 30.01 में 0.01 ऐड करते हैं तो आप ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब 30 के अंदर आपने 0.01 इंटू 500 कर दिया, मीन्स 30 प्लस 5 ऐड कर दिया तो आपको 35 मिलेगा। आपको ये पता चला कि 500 टाइम्स आपको 0.01 ऐड करना पड़ेगा। वेरी स्मॉल क्वांटिटी यू आर एडिंग इन 30 एंड देन यू आर गेटिंग 35। आप ये देखिए इसमें और इस मेथड में कितना डिफरेंस है। आप ये देखेंगे कि बहुत ही स्मॉल डिफरेंस जब होता है और फिर आप उनको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर फिगर, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाता है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो हैं इंटीग्रेशन में आती हैं। जो एडिशन है दैट इज़ एक्चुअली डिस्क्रीट इंक्रीमेंट और ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ एक्चुअली कॉन्टीन्यूअस इंक्रीमेंट। कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या है कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को आपने ऐड किया है, तब कहीं जाकर आपको आपका एक टारगेट मिल रहा है। तो ये जो बहुत छोटा सा डिफरेंस आपने ऐड किया है इसको आप नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में dx कह देते हैं। ये dx इस बात को इंडिकेट करता है कि आपने अपने डिजिट को कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ किया है, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस के साथ इंक्रीज़ किया है। जब आप बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस के साथ इंक्रीज़ करते हैं तो आप इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं, और जब आप एकदम से कोई बड़ी डिजिट को ऐड करते हैं तो वो डिस्क्रीट इंक्रीमेंट होता है, इसको आप एडिशन कहते हैं। आगे एक छोटा सा एग्जांपल और देखिएगा। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि आप जब सर्कल का एरिया निकालते हैं तो यू जस्ट डायरेक्टली पुट ए फॉर्मूला
which is pi r square, and then pi into 5 into 5, that is 25 pi सेंटीमीटर स्क्वायर. यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज वेल. लेकिन जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन करते टाइम आप क्या करेंगे कि जब सेंटर ओरिजिन पर है तो आपने ये जो सर्कल बनाया 0 to 5, क्योंकि इसकी रेडियस 5 है तो ये 5 जो एक्स कोऑर्डिनेट पर 50 है, एक्स एक्सिस पर 50 है, वहाँ से ये पास करेगा. तो आप क्या करें कि आप एक छोटी सी स्ट्रिप ले लें. हालांकि ये स्ट्रिप इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. बड़ी स्ट्रिप एज्यूम कर सकते हैं. यहाँ पर तो एक बहुत छोटी सी लाइन लिखी थी आपने, तो इस छोटी सी लाइन की जो विड्थ है दैट इज़ एक्चुअली dx. और जब आप एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, फिर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रीवियस लाइन से बहुत छोटा सा डिफरेंस इन लाइंस के बीच में है. यही dx आपको देखना है. आपको मालूम ही होगा कि रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो l इंटू बी होता है. मान लीजिए ये y है और ये dx है, y और dx. तो जब आप y और dx की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फर्स्ट पार्ट का एरिया मिल जाएगा. और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो फिर आपको एक इस रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा, लेकिन इसके साथ इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया मिल जाएगा. शर्त यह है कि आपको ये पता हो कि कहाँ से कहाँ तक आपने इसको यूज़ किया है. जैसे 0 to 5 आपने यूज़ किया है तो 0 to 5 आप लेंगे. तो इस तरह से आप सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं. क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो लास्ट में आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन कई तरह से यूज़ किया जाता है. एरिया फाइंड करने के लिए, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए. जिस पर्टिकुलर फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन फाइंड किया है y डैश और डी डी एक्स ऑफ वाई, उस फंक्शन को वापस पाने के लिए, देखिए जैसे f(x) आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2. अब आपने इसका जब डिफरेंशिएशन किया तो यू रॉट f डैश एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 9. लेकिन जब आप इसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो यू विल गेट दिस फंक्शन. इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि जब आप 6x प्लस 9 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये फंक्शन वापस मिल जाएगा. बहुत ही एक्सप्लेनेशन में इस बात को डिस्कस किया जाएगा कि जब आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको ये वापस मिल जाता है. लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये कांस्टेंट कभी नहीं मिल पाता. ये कांस्टेंट क्यों नहीं मिल पाता ये देखेगा. क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन 0 है. अगर यहाँ पर 100 भी होता तो 100 का डिफरेंशिएशन भी 0 होता. और अगर यहाँ पर 18 होता या पाई होता या पाई अपॉन 2 होता या कोई भी कांस्टेंट होता के, आप इसको मान लीजिए, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता. लेकिन अब यहाँ पर तो 0 है. प्लस 0 लिख कर देखिए. 0 का इंटीग्रेशन तो आप नहीं कर सकते. 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होता है. तो अब उस केस में हम ये बोल देते हैं कि यहाँ पर आपने c लिख लिया है, 6x प्लस 9 प्लस c. ये एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इंटीग्रेशन का. इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बहुत ही माइन्यूट फॉर्मूला स्टडी करने हैं दैट आर डिपेंडेड ऑन दी डिफरेंशिएशन. आप देखिए, अभी तो आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन जो है वो इंटीग्रेशन का अपोजिट प्रोसेस है. तो अब आप इसमें समझिए, आपने चैप्टर 5 में विच इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कुछ फॉर्मूले पढ़े थे. चैप्टर 5 में आपने ये पढ़ा था कि जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं 1 का तो आपको 0 मिलता है. और जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं x का तो आपको 1 मिलता है. अब देखिए, जब आप 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप समझ जाइए कि कोई कांस्टेंट मिलेगा. आप यहाँ k लिख कर देखिए. जब भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको 0 मिलता है. तो इससे आपको ये पता चलेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट. याद कर लीजिएगा इस बात को. जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे x का तो दैट विल बी 1. और इंटीग्रेशन जब आप करेंगे 1 का
तो इट इज़ बिकॉज इट इज़ रिवर्स प्रोसेस, दैट विल बी कॉल्ड एक्स। आगे चलते हैं। आपने इंटीग्रेशन किया डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज़ एन एक्स पावर एन माइनस वन। तो जब आप इसका वापस से देखिए, इधर देखिएगा ध्यान से, तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन विल बी एन एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और साथ में लिखिएगा कांस्टेंट, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर पहले कुछ था जो ज़ीरो हो गया, तो अब उसकी जगह पर आप कांस्टेंट लिखेंगे। फिर से देखिएगा, आपने ये पढ़ा हुआ है कि डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है। तो अब आप इसका रिवर्स प्रोसेस लिखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स जो होगा वो लॉग एक्स विद द बेस ई प्लस कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देंगे। आपको ये मालूम है कि डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स जो होता है, ई पावर एक्स होता है, तो आप जब ये बोलेंगे कि ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन वापस से ई पावर एक्स होता है, दिस इज़ द ओनली फंक्शन जिस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी के साथ आप ये देखेगा डी डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स जो होता है वो माइनस ई पावर माइनस एक्स होता है, क्योंकि माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन होगा, और ई पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई पावर माइनस एक्स ही रहेगा। जब आप ई पावर माइनस एक्स का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये माइनस इधर आप लिख देंगे। थोड़ा सा और आगे देखेगा प्लीज़। यहाँ पर आपने पढ़ा कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज़ वन बाई टू रूट एक्स, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन रूट एक्स का करेंगे तो इसको आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, रूट जो होता है, स्क्वायर रूट जो होता है वो एक्स पावर वन बाई टू डी एक्स होता है। अब आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो आपने यहाँ पर किया एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, विच मीन्स एक्स पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू। ये बन जाएगा आपका टू बाई थ्री। इसका रिवर्स करेंगे, एक्स पावर थ्री बाई टू प्लस सी। यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब पावर फ्रैक्शन में होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब पावर फ्रैक्शन में होती है, मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स पावर फाइव बाई फोर का, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आराम से सुनिएगा। फाइव और फोर को प्लस कर दीजिए, एक्स पावर नाइन बाई फोर, और फाइव और फोर को जब आपने प्लस किया एक्स पावर नाइन बाई फोर बन गया, तो इट विल बिकम, जब यहाँ पर ये जो लिखा है पावर जो लिखी है इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिख दीजिए प्लस सी। एक और एग्जांपल देखिएगा, एक्स पावर आपको फाइव अपॉन सेवन का इंटीग्रेशन करना है, तो फाइव और सेवन को प्लस करिए, ट्वेल्व, ट्वेल्व बाई सेवन, और जो यहाँ पर पावर आई है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसेस एक्चुअली जब एक्स की जो पावर है वो फ्रैक्शन में है तब काम आती है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, एक्स पावर टू बाई सेवन डी एक्स, तो टू और सेवन को प्लस करिए, नाइन बाई सेवन, और ये जो नाइन बाई सेवन है इसका रेसिप्रोकल करिए, सेवन बाई नाइन प्लस सी। वन मोर एग्जाम्पल प्लीज, दिस इज एक्स पावर फाइव बाई फोर्टीन डी एक्स। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये सारी प्रोसेस जो चल रही है ये एक्चुअली फ्रैक्शंस के लिए चल रही है। तो आपने बोला फाइव बाई फोर्टीन था यहाँ पर, तो आपने इसको बोल दिया कि ये प्लस करिए नाइनटीन बाई फोर्टीन, और इसका रेसिप्रोकल करिए फोर्टीन बाई नाइनटीन प्लस सी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक और नई चीज़ सीख रहे हैं आप, आपने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो होता है दैट इज एक्चुअली कॉस एक्स। तो जब आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स करेंगे
तो इट विल बिकम साइन एक्स, रिवर्स प्रोसेस, प्लस सी। इसी तरह से डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स आपके पास है तो इट इज़ माइनस साइन एक्स। तो जब आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल बिकम माइनस कॉस एक्स प्लस सी। थोड़ा सा और देखिए, आपने पढ़ा डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन एक्स, तो इट इज़ सेक स्क्वायर एक्स। तो जब आप सेक स्क्वायर एक्स का वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल बिकम टेन एक्स प्लस सी। आगे थोड़ा सा और देखिएगा प्लीज़। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट एक्स आपने पढ़ रखा है, दैट इज़ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स करना है, तो यहाँ पर आपको मिला माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देख, आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि दोनों प्रोसेस कितनी रिवर्स हैं एक दूसरे की। डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स टेन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, दैट इज एक्चुअली सेक एक्स प्लस सी। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन आपने किया कॉसेक एक्स का। आप ये जो जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको आप स्क्रीन को पॉज करके कॉपी भी कर सकते हैं। माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, आप देखिए ज़रा ध्यान से, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। फिर आगे देखिएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ, आपने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है दैट इज एक्चुअली 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आप देख सकते हैं रिवर्स प्रोसेस फिर से चल रही है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने जो कंपेनियंस हैं या जो आपके साथ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनको प्लीज़ मेरा चैनल रेफ़र करिएगा, शेयर करिएगा। और प्लीज़ ये अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो आप ये देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है दैट इज़ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ माइनस लगा देंगे तो इट विल बिकम कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर हम इस माइनस को बाहर लिख लें और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स लिख दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम देयर। सिमिलरली tan डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इट बिकम्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स एक्स plus c. Now again we are going to the next differentiation which is ddx of cot inverse x. We know that it is -1/1 plus x square. So integration of -1/1 plus x square is cot inverse x plus c. Next in differentiation you have already studied about, which is modulus of x of root x square minus 1. Now if you are doing the integration of 1 upon square root of x modulus of x square root of x square minus 1 dx, which becomes sec inverse x plus c. Please see the next differentiation ddx of cosec inverse x, which is -1 upon modulus of x root x square minus 1, then 1 upon -1 upon modulus of x root x square minus 1
is what is the answer of this? This is cosec inverse x plus c. These are the general integration formula. Now come to the next level. Next level formula are integration of 1 upon root a square minus x square, that will be equal to sin inverse x upon a प्लस सी. अब इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं. अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. सपोज यहाँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर को आप कैसे लिखते हैं देखिएगा, इससे रिजेंबल करने की कोशिश करेंगे. सपोज आप 1 अपॉन रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, तो जब आप इसे 1 अपॉन रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं तो क्या आप इसे 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते? तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? उस केस में यहाँ पर जो आपने a लिखा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट बिकम्स 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो जो यहाँ पर आपने a लिखा है तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन 3 प्लस सी. थोड़ा सा और एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि 1 अपॉन रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर. अभी तो आपने 9 लिखा था. अब जब आपने 9 लिखा था तो आपको पता था कि यहाँ पर 9 तो किसी का स्क्वायर है, मतलब 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है. लेकिन जब आपने देखा कि हमसे कहा गया है कि इंटीग्रेशन कर दीजिए 1 अपॉन रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो 7 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. फिर आप क्या करेंगे? आप ये बोल देंगे कि जब कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास ये तरीका है कि 7 जो है वो किसी स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो है, क्योंकि रूट 7 और रूट 7 की मल्टीप्लाई जब आप आपस में करते हैं तो 7 मिलता है माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. आप कॉपी करिए फॉर्मूला, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये बनेगा, ध्यान से देखते रहिएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. तो देखिए यहाँ पर जो a की वैल्यू है, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया है, तो जब यहाँ पर a की वैल्यू आप नोट करेंगे तो दैट विल बी रूट 7. देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे दैट विल बी साइन इनवर्स x बाय रूट 7. इस तरह से आप इसे करेंगे. मैं समझता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा. तो a जो है यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले हम फर्दर पढ़ेंगे उसमें ये समझ लीजिए a कोई पर्टिकुलर नंबर है जिसका स्क्वायर किया गया है. अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस तरह से स्क्वायर रूट पुट करिएगा और स्क्वायर कर दीजिएगा. आगे पढ़ते हैं. यहाँ पर आप समझ जाइए कि अभी केवल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं. आगे हम इंटीग्रेशन की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. जो भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम इंटीग्रेशन के जो एक्सरसाइजेस हैं फ्रॉम एनसीईआरटी उसको सॉल्व करेंगे. कुछ वर्कशीट्स भी हम सॉल्व करेंगे. देखिएगा इधर, नेक्स्ट फॉर्मूला इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड वन फॉर्मूला इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, दैट इज log x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला इज log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. नाउ next formula is 1 upon root a square plus x square. In the previous page you have studied the integration of 1 upon 1 plus x square is tan inverse x. आप रिजेंबल करिए, यहाँ 1 है, यहाँ पर a स्क्वायर है. अगर यहाँ 9 होगा तो 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ 16 होगा तो 4 का स्क्वायर होगा, यहाँ 64 है तो 8 का स्क्वायर होगा. इसी तरह से यहाँ पर 7 है तो रूट 7 का स्क्वायर होगा, 11 है तो रूट 11 का स्क्वायर होगा. इस चीज़ को आपको देखना, आपको ये स्ट्रक्चर पहचानना होगा. जब तक आप ये स्ट्रक्चर नहीं पहचानोगे तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो आपने यहाँ पर किया, दिस इज tan इनवर्स
एक्स अपॉन ए और यहाँ पर लिखिएगा 1 अपॉन ए प्लस सी। आप देखिए, जब आपने साइन इनवर्स का फॉर्मूला लिखा था तो आपने 1 अपॉन ए यहाँ पर नहीं लिखा था, लेकिन जब आपने टेन इनवर्स का फॉर्मूला लिखा तो आपने यहाँ पर 1 अपॉन ए लिखा। इस डिफरेंस को नोट करके चलिएगा। नेक्स्ट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। द फॉर्मूला इज 1 अपॉन 2a log a plus x upon a minus x. A is any number there, and the next formula is 1 upon x square minus a square dx, which is 1 upon 2a log x minus a upon x plus a plus c. Similarly, we are going to the next level. यहाँ पर फ्रैक्शन में आपके पास थे, अब फ्रैक्शन में नहीं है। जब फ्रैक्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ए इज एनी नंबर, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जहाँ पर भी ए होगा वो नंबर आप पुट करेंगे। फिर इसी तरह से रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, दैट विल बी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। आई होप कि यहाँ तक ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम चलते हैं। जब हमसे इंटीग्रेशन करने के लिए कहते हैं कि सर या इंटीग्रेशन हमें करना है लिमिट एज लिमिट ऑफ सम। हालांकि लास्ट ईयर ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस साल ये सिलेबस में ज़रूर होगा, उसके बारे में सुनिएगा। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर लिमिट दी हुई है, जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था कि एक पर्टिकुलर लिमिट होगी, जैसे हम कहते हैं 0 to 5 या 4 to 6, इस तरह से लिमिट होगी। तो इंटीग्रेशन लिमिट्स के लिए भी किया जाता है, दैट इज़ a to b विच इज़ fx dx। तो आप इसको लिखना सीखिएगा, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 h f a मीन्स ये नंबर प्लस f a plus h, very small difference is added out, and then f a plus 2h. After that you will write f a plus 3h, कहाँ तक, f a plus n minus 1 into h तक। आगे हमारे लेक्चर्स में इस फॉर्मूले का एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि इस फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई करते हैं। फिलहाल आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इस फॉर्मूले को याद करने के लिए आप क्लास 10th में वापस जा सकते हैं, जिसमें आपने AP के बारे में पढ़ा था। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d से लेकर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक। और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए, ये जो फॉर्मूला आपके पास है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। उस नॉलेज को देखिएगा प्लीज़। आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा था 11th क्लास में समेशन n इज़ n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पर आप पढ़ेंगे समेशन n माइनस 1 इज़ इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2, n माइनस 1 टर्म्स तक। देखिए, आप देख रहे हैं कि आप n माइनस 1 टर्म्स तक यहाँ पर रुक गए थे, तो इसीलिए हम यहाँ पर n माइनस 1 ले रहे हैं।
नेक्स्ट आपके पास है समेशन एन स्क्वायर, तो ये आपने रीड किया था एन स्क्वायर, सॉरी एन प्लस वन, 2n+1/6। तो जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे समेशन n-1 होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम n-1 n 2n-1/6। इसका ध्यान रखना है, यहाँ पर n+1 और 2n+1 यूज़ किया था, यहाँ पर n-1 2n-1 यूज़ करेंगे। समेशन ऑफ n³ दैट इज n+1/2 होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम समेशन ऑफ n-1 होल क्यूब अप टू n-1 टर्म्स, and this will become n-1 into n/2 whole square. In the next lecture, we will describe the properties of integration, definite integrals, but first of all you are required to learn all these formula so that I may start 7.1 in the very next lecture. जैसे हम 7.11 पर पहुँचेंगे तो हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को कंप्लीट करना होगा। ये जो हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स वो हैं जो हमें एंडलेसली इंटीग्रेट करने होते हैं, जिसके बारे में हमें यही नहीं पता होता कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, किस लिमिट से लेकर किस लिमिट तक इंटीग्रेट करना है। तब तक आप इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स मानेंगे, और जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे 4 to 5 इंटीग्रेट करना है, 7 to 9 इंटीग्रेट करना है, इस जब भी आपको ये पता चलेगा तो आप क्या करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, डेफिनिट इंटीग्रल्स यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब अगर आपको ये लगता है कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल थी, आपको इस जानकारी से कुछ हासिल हुआ है, कुछ पता लगा है और आप इस जानकारी से सेटिस्फाइड हैं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।